चलिए दोस्तों, तो आज हमारा सबसे मजेदार चैप्टर शुरू होता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, आइए चर्चा करते हैं। तो भाई बॉन्डिंग जो है बहुत जरूरी है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो चाहे वो जीवन में हो। अब बॉन्डिंग जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो मन में एक ख्याल आता है कि सर कहीं ना कहीं ऑक्टेट को लेके हम स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ एक बार कि पूरे 118 एलिमेंट्स की सभा बुलाई गई, सारे 118 एलिमेंट इकट्ठा हुए, फिर देखा गया कि कुछ एलिमेंट जो है सोफे बैठे हुए हैं और कुछ एलिमेंट भुइयां जमीन में बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है, भुइयां बैठे हुए हैं आराम से। तो जो एलिमेंट जमीन में बैठा होगा वो क्या सोच रहा होगा कि इस सोफा वाला साला क्या ऐसा किया है कि इसको क्या मिला है, सोफा मिला है, और हम लोग ऐसा क्या पाप किए थे कि हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, भुइयां में बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा कि सोफे पे कौन कौन से एलिमेंट्स बैठे हैं, पहले देखते हैं उनको। तो सोफे पे पाए गए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो ये सारे एलिमेंट्स सोफे पे बैठे हुए थे। तो जो एलिमेंट्स नीचे बैठे हुए थे उनके पास गए, बोले कि भाई तुम लोग ऐसा जीवन में क्या किए हो, क्या उखाड़े थे, अभी तो IIT हुआ भी नहीं है, तुम ऐसा क्या उखाड़ लिए, तुम लोग क्या मिल चुका है, सोफा मिल गया है। तो ये बोले कि देखो भाई, हम लोगों का आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है, कंप्लीट है। हीलियम बोला देखो भैया, मेरा सपना था कि मैं जीवन में डुप्लेट बना दूं और मेरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो मैं खुश हूं अपने जीवन में। और ये सब भी बोल दिए कि भैया हम सबका सपना था क्या बना दें, ऑक्टेट बना दें, तो ये सब भी अपने जीवन में क्या है। तो बाकी एलिमेंट्स लोग क्या सोचा कि अगर किसी तरीके से हम भी अपना क्या पूरा कर ले, अट्ठा पूरा कर ले, ऑक्टेट पूरा कर ले, तो अगली बार उस सोफे का नरम नरम गद्दा हमें भी नसीब हो पाएगा। लेकिन तभी क्या हुआ, ये ज़ीनॉन नाम का जो कंपाउंड है ये धोखा दे दिया। ज़ीनॉन जो है ये बोला कि हम खुश हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी हमें और खुशी चाहिए। और खुशी कब मिलेगी इसको, जब ये बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा जब ये? तो मेरे भाई ये आवारा तत्व नहीं रहा, ये अपना आवारापन छोड़कर क्या बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। तो मेरे भाई इसने काफी खतरनाक खतरनाक कंपाउंड्स बनाए। अब बहुत सारे कंपाउंड, रुका नहीं है, चला गया, बॉन्ड ना चला गया। तो ज़ीनॉन के इतने सारे कंपाउंड्स पाए गए, तो जो लोग इतने टाइम से ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल की दुहाई दे रहे थे कि कोई भी कंपाउंड बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, बचपन में ऐसे पढ़ते थे कि ये कंपाउंड का एक ही सपना होता है कि क्या पूरा कर लेना, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेना। लेकिन मेरे भाई ये बात बताओ, ज़ीनॉन का तो ऑक्टेट बचपन से कंप्लीट है, फिर इसको क्या ऐसा सपना में आया इसको कि मैं जाके क्या करूं, बॉन्ड बनाऊं। लेकिन ज़ीनॉन ने इतने सारे कंपाउंड से क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, इतने कंपाउंड से फॉर्म कर लिए। इसका मतलब ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल सत्य नहीं है। अगर ऑक्टेट रूल अगर सत्य होता तो ज़ीनॉन कभी बॉन्ड नहीं बनाता। क्या बात समझ आ रही है? तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि एक तो रीजन हमने पहले ये दिया था कि बॉन्डिंग मतलब क्या चाहेगा, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, इसलिए क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। लेकिन दैट पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर ज़ीनॉन। और ज़ीनॉन का पहला कंपाउंड कौन सा बना था जानते हैं आप लोग? एक बाबा थे, और बाबा लोग जानते हैं शाम को अकेले बैठे रहते हैं, उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार, अकेलापन, सूनापन होता है, तो अपना पूरा जीवन लैब में निकाल देते हैं। उन लोगों के जीवन आप लोगों की तरह बोर्डिंग रोड में रंगीन नहीं होते हैं, कि नहीं? तो बाबा थे, उनका नाम था बार्टलेट। क्या नाम था उनका? बार्टलेट। तो ये बात है सन 1962 की, बस अभी ज्यादा साल नहीं हुए, 40-50 साल पहले की बात है, 50 साल की बात है, 50-60 बगल में आकाश वाला बिल्डिंग है इनके आसपास, वहां तुम्हारा मन भी लगेगा पढ़ने। चलो मेरा भाई बार्टलेट की बात करते हैं। तो सन 1962 में बार्टलेट भाई साहब कुछ शाम को अपनी शाम खराब करते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, वो पकड़े O2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराए PtF6 के साथ, हेक्साफ्लोराइड प्लैटिनम के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनकर तैयार हुआ O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। जब ये कंपाउंड बना तो खुद सोचो कि O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तभी तो क्या आया, O2 पे पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया,
PTFC, मतलब इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं O2 से क्या निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। और O2 से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होती है वो होती है 1175 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और बाबा के पास अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन निकालने का डेटा पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि यार जिनॉन का भी जो कंपाउंड होता है, जिनॉन जो एलिमेंट होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 1170 किलोजूल पर मोल। वैल्यूज हटनी नहीं है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है कंपाउंड, तो क्यों ना मैं इस रिएक्शन किससे करा दूं, जिनॉन से करा दूं। और बाबा ने इस रिएक्शन कराई जिनॉन के साथ, तो मेरे भाई बच्चों के जेईई एडवांस का सिलेबस बढ़ गया और कंपाउंड बन गया Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जिनॉन जो बनाया गया था। और इसके बाद से आपका सिलेबस क्या हो गया, बढ़ गया, हमें और पढ़ना पड़ा। तो मेरे भाई ये सारी का नाम किसके हैं भैया, बार्टलेट बाबा के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास प्रश्न क्या था और उसका जवाब क्या है। प्रश्न ये था कि बॉन्डिंग क्यों होती है, तो उसका एक जवाब था कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। लेकिन उसके सामने क्या आ गए हमारे पास एक्सेप्शंस, कि भैया जिनॉन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, वो जीवन में खुश था, फिर भी उसने क्या फॉर्म कर लिए, बॉन्ड फॉर्म कर लिए। इसका मतलब ऑक्टेट थ्योरी कहीं ना कहीं हमें कंप्लीटली जवाब नहीं दे पाती। तो अब साइंटिस्ट लोग एकदम सिंपल भाषा में बातचीत की है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि जब दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो कहां आएंगे, नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे। जब बॉन्ड जब बन जाएगा, तो जब बॉन्ड बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। और स्टेबिलिटी बढ़ती तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम कभी होगी जब वो अपने अंदर से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, और जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हो रही है, तो खुद की एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। और खुद की एनर्जी जब घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी। तो हमने ऑक्टेट रूल को डिस्कार्ड कर दिया। अब हम सिंपल से एक ही बात बोलते हैं कि बॉन्ड क्यों बनता है, तो भैया पहले एलिमेंट अकेला था, उदास था, उसका जीवन एकदम खराब चल रहा था, अब उसने बॉन्ड बना लिया और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऑक्टेट रूल से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो पहले आपको अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा कि 9th-10th में जिस ऑक्टेट रूल पे ही आपका जीवन निर्धारित था, अब वो रूल क्या हो चुका है, खारिज हो चुका है। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? तो ऑक्टेट रूल हमारे पास कोई पत्थर पे खींची हुई लकीर नहीं है। अब वो रूल हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी बहुत सारी बातें इसको लेकर करेंगे। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो मैं आपको कुछ प्रश्न लिखवाता हूं, उसके जवाब यहाँ लिखे हुए हैं, आपको उसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट लिखिए। केमिकल बॉन्डिंग, या पहले बॉन्डिंग लिखिए। बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डिंग is the force of attraction between two or more atoms, between two or more atoms, which is responsible for holding them together, which is responsible for holding them together as a stable chemical species, which is responsible for holding them together as a stable chemical species, ठीक है। फिर एक और सवाल लिखिए नीचे, एक पहले पॉइंट लिख लो पहले कि बॉन्डिंग इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको नोट डाल के अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत जगह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए बताएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। बॉन्डिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आगे सवाल लिखिए। why elements undergoes in the bond formation process, why elements undergoes in the bond formation process। तो क्या आप पूरी कहानी लिख लेंगे
कि पहले कौन सा नियम था, ऑक्टेट, लेकिन इनको फॉलो किसने नहीं किया, ज़ेनॉन ने। पता किस बाबा ने किया, पहला कंपाउंड कौन सा फॉर्म किया गया, ये वाला Xg माइनस पीटी, सॉरी Xg प्लस पीटी F6 माइनस, ठीक है। और अब हम जब रीजन देते हैं तो हम लोग क्या रीजन देंगे कि बॉन्ड सिर्फ इसलिए बनता है ताकि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, बस, ठीक है। इसको कहानी को थोड़ा नोट कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म जो चीजें लिखी हैं वो लिख लीजिए। नीट में ये सवाल भी आया हुआ है कि पहला कौन सा कंपाउंड बना था ज़ेनॉन का, तो इसको भी लिखना इंपॉर्टेंट चीज है यार। एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, ऐसी बात नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है। सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग सिर्फ इसलिए होती है ताकि स्टेबिलिटी क्या हो सके, बस इसी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्टेट रूल किसी काम का नहीं है, बट उसने हमें बहुत कुछ सोचने में हेल्प किया शुरू में। मेरे भाई, मैं यहाँ कुछ क्लासिफिकेशन करूंगा, देखिएगा आराम से। कौन कौन से प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं अपने पास, सुनिएगा आराम से। कौन सा बॉन्ड लिखा मैंने, आयोनिक। फिर क्या लिखा मैंने, कोवेलेंट। फिर क्या लिखा मैंने, मेटालिक। फिर क्या लिखा मैंने, कुछ वीक बॉन्ड्स। हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कोवेलेंट पे चलेगा, लगभग 4 से 5 लेक्चर, मतलब 8 से 10 घंटे हम लोग किसकी बात करेंगे, 2 से 2.5 घंटे इसके ऊपर। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां इसको पढ़ाया जाएगा। और वीक बॉन्ड्स भी हम थोड़ी बहुत आधे घंटे का इसकी बातचीत हम लोग करेंगे। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हमने फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहले मैं बना लेता हूँ कौन कौन से पार्ट्स हैं तो बताऊंगा। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, एक क्या लिखा मैंने, पाई बॉन्ड। एक लिखा मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लिखा हूं मैं क्वाड्रपल बॉन्ड। ये लिख रहा हूं मैं डेल्टा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड,
ब्रिज बॉन्ड फर्दर दो टाइप का होता है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने क्या क्या लिखेगा, पढ़ लो एक बार। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्वाड्रुपल बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड के दो पार्ट है, 2C मतलब 2 सेंटर, कितने सेंटर, 2 सेंटर, और कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, इसी को प्यार से बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सुना होगा आप लोगों ने नाम इसका, कोडा फैक्ट्री में आया था, बदनाम है बहुत ज्यादा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। दिस इज 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ क्या लिखा है मैंने, 2 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इस टेबल को थोड़ा बना लीजिए, ठीक है, कि सिग्मा, पाई, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रुपल, डेल्टा, फाई। चलिए सारा सिलेबस में है। यस ब्रो। सच्चाई यही है। तो देख नहीं रहा, मैं वही पढ़ाता हूँ, सिलेबस में है। सिलेबस के बाहर का टाइम ही नहीं मेरे पास पढ़ाने का। बहुत आसान है, जब पढ़ना चालू करेंगे तो एकदम हलवा है सब, कुछ है या नहीं है सब में। क्या हो गया भाई? क्वाड्रुपल 4 2। हम लोग का 95% बात हम लोग की बस सिग्मा और पाई में खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमारे लिए वही दो महत्व की चीज है, बाकी सब मैंने लिख दिया बस। कि तुम लोगों को जब तक थोड़ा भारी ना पढ़ाओ तो बच्चों को लगता नहीं ना कि जी का पढ़ रहे है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत तो भारी आना चाहिए। क्या भाई, ऐसा नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? जब तक एक आध कंसेप्ट समझ में ना आए तब तक कैसा लगेगा कि जी का पढ़ रहे हैं। जीवन अच्छा हो जाएगा तो फिर मजा थोड़ा है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे आयनिक बॉन्ड की, बस 15 से 20 मिनट के आसपास। दम पहले बातों को सुनना, आराम से सुनो यार, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को मैं अपने तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो इसको मतलब जब पढ़ रहे हो, जो कुछ भी तुमने पहले से पढ़ रखा है वो सब चीजें अपनी तरफ सही है, लेकिन इस चैप्टर को मेरी इमेजिनेशन के साथ लेके चलना, कि जो चीजें मैं बताऊंगा, जो कहानियां मैं सुनाऊंगा, उनको इमेजिन करते हुए, चीजों को ज्यादा इमेजिन मत करना बस, ठीक है। जितना बताऊंगा उतना इमेजिन करते हुए मेरे साथ साथ रहने की कोशिश करना बस, ठीक है। तो पहले हम आयोनिक बॉन्ड की बातचीत करते हैं। पहले सुनिएगा कहानी, तो आराम से पीठ तिका के बैठे, तुम चिल मोड में, टेंशन लो, आराम से। दुखी क्यों है भाई? ठीक है, मुस्कुराते रहा कर, बढ़िया लगता है यार। चलो, तो सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सा आयोनिक कंपाउंड हमारे दिमाग में आता है, तो मेरे दिमाग में NaCl आता है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा आता होगा, लेकिन कुछ देर पहले आपको धोखा हुआ आप लोगों के साथ। आपको पता लगा कि भैया NaCl जो है वो तो सिर्फ 49% ही आयोनिक है। लेकिन चलिए दिमाग में मान लेते उस धोखे को साइड रखते हैं, धोखे को, धोखा तो होते रहता है कि नहीं, जीवन का पार्ट है। तो चलिए, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे दिमाग में जो आयोनिक कंपाउंड आता है वो कौन सा आता है? NaCl। तो मैं यहाँ पर NaCl लिख रहा हूँ। ये NaCl कैसे बना होगा, थोड़ी सी केमिस्ट्री को जानते हैं। जिनको हल्की सी भी केमिस्ट्री आती है उनको पता है कि इसमें Na क्या होता है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ। ये जो लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1।
और यहाँ मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है। तो एक बार की बात है, मैं सुबह सुबह पार्क में घूम रहा था, तो मुझे वहां सोडियम रोता हुआ दिख गया। मैंने बोला क्या हुआ भाई? सोडियम सोडियम सर आप तो जानते ही हैं। मैंने कहा नहीं जानता हूँ, बताओ क्या हो गया। तो बोला कि सर मेरा एक ही सपना है कि मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मैंने अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए, दिक्कत क्या है? उसने बोला सर आप दिक्कत की बात कर रहे हो, ये देखो मेरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करवा के दे देते हैं। बोलता नहीं सर 7 इलेक्ट्रॉन में सह नहीं पाऊंगा। आप एक काम करो, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन किसी को थमा दो जाके। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो 2s2 2p6 बचेगा और इसका ऑक्टेट क्या हो चुका होगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कोई मिल जाएगा तो तुमको मिलवा देंगे उससे। हमारा काम है केमिस्ट्री का काम, क्या 2 लोगों को मिलवाना। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे क्लोरीन दिखाई दिया। क्लोरीन भी पार्क में रो रहा था। मैंने बोला तुम्हें क्या कम है भाई? बोला कि सर आपको दिख नहीं रहा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सर मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, बस मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा ओके ठीक है, कुछ करते हैं। तो मेरे भाई आप जानते हैं मैं नेक इंसान हूं। मैंने सोडियम के दर्द को समझा, मैंने क्लोरीन के दर्द को समझा और मैंने सोडियम को क्लोरीन से मिलवा दिया। मैंने कहा सोडियम तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दो? क्लोरीन को दे दो। तो यहां देखो, तो मेरे भाई सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और निकाल दिया, और क्लोरीन इसको तलाश थी कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 इलेक्ट्रॉन की। उसको ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? यहां से, और वो क्या बन जाएगा? Cl-। तो मेरे भाई अगर देखेंगे तो यहाँ क्या फॉर्म हो चुका है हमारे पास? Na+Cl-। मैं दोबारा गया सोडियम के पास, कैसा लग रहा है? अब सोडियम वाला सर मैं बिजी हूं अभी, आई एम फॉर्मिंग द बॉन्ड। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हुआ क्या सोचना पड़ेगा आपको कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। सोडियम से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है मेरे भाई? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोले जल्दी बोलो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन देने वाली पार्टी होनी चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी बोलो लेने वाली। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने वाली पार्टी और 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाली पार्टी। तो भैया सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसके पास आएगा? क्लोरीन के पास आएगा। तो अगर हम आयोनिक बॉन्ड की कंडीशंस को निकालें कि व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड, तो सबसे पहली बात कि आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का याद हो गया आप लोगों को कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कैसे बनता है? और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और 1 पार्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। तो सुना ध्यान से, जिसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, जिसको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को। तो मुझे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालना है, निकालना है। मतलब एक बात बताओ कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए कि मुश्किल होना चाहिए? आसान। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, और जब वो निकल पाएगा तभी किसके पास आ पाएगा? और एक चीज और देखो, सोडियम मेटल है, हमने पढ़ा है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, है ना? जल्दी बोलो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या बोलते हैं बोलो? और इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तो एक मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए 1 ठो मेटल चाहिए और 1 ठो है ना? क्या ये बात समझ में आती है? और क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है कि मेटल का धर्म है इलेक्ट्रॉन देना, और मेरे भाई नॉन मेटल का धर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आती है? तो 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां ध्यान दो, तो जो मेटल होता है क्योंकि उसका धर्म इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कम होनी चाहिए? उसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन वो दे पाएगा। पक्की बात है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे भाई कि मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी? याद कुछ नहीं करना, कंसेप्ट सब निकल कर आएंगे। और अगर तुम समझोगे तो तुम्हें दिखेगा कि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेने वाली एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या रहा है? क्या बोलते हैं इसको? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा
मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा भी, पक्की बात है कि नहीं बात है भाई? तो जो नॉन मेटल की पार्टी है जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर आप लोग क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो कमेंट करना तो आप लोगों का काम है कि नहीं? तो मेरे भाई नॉन मेटल की हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। क्या ये कंडीशंस क्लियर है? तो आयोनिक बॉन्ड किसके किसके पीछे बनता है, जल्दी बताओ? मेटल और मेटल का धर्म क्या है? नॉन मेटल का धर्म क्या है? और मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, एक पॉइंट यहां पर और आता है, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार। हम कुछ समय बाद इस पर चर्चा भी करेंगे डिटेल में। इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, बोलो। मेरे भाई तुम जानते हो कि यहाँ पर Na पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव को देखा, देखते देखते इनकी आंखें चार हो गई और इनके बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इनके बीच में? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। इनके बीच में जितनी अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनका प्यार उतना ही सच्चा होगा, इनका आयोनिक बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, है कि नहीं? मतलब कि सुना ध्यान से, अब हम इंसान हैं, हम इनके प्यार को देख के चलते हैं, तो हमारा काम क्या है? इनको जुदा करना, इनको एक दूसरे से। तो मुझे अब Na पॉजिटिव को अलग करना है, Cl नेगेटिव को भी अलग करना है। अलग करने में जो ताकत लगती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भैया लैटिस एनर्जी को अंग्रेजी में डिफाइन करो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। 1 मोल ऑफ, तो आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने में जो ताकत लगती है उसको क्या बोलते हैं? अब एक बात बताओ, अगर इनका प्यार कच्चा तो लैटिस एनर्जी खट टूट गया, और इनका प्यार 7 जन्मों का अग्नि को साक्षी मानकर लौंडा मुस्कुरा रहा है ना भाई? तो मेरे भाई इसमें क्या होगा बताओ मुझे? हाई। और कौन सा केस अच्छा होगा तुम बताओ? 7 जन्मों वाला। लड़कियां बोल रही 7 जन्मों वाला, लड़के बोल रहे नहीं सर 1 जन्म बहुत तो भाई 7 जन्मों वाला बढ़िया है, भले ही आपको पसंद हो या ना हो, है कि नहीं लौंडो? तो मेरे भाई अगर हम चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखें तो इनकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो भैया फोर्थ पॉइंट इज आयोनिक कंपाउंड जो बनेगा उसकी लैटिस एनर्जी शुड बी। मैं आपको लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी। तो क्या आप आयोनिक बॉन्ड बनने की सारी कंडीशन से सहमत हैं? yes, और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है इससे भी आप सहमत हैं? yes, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए? सोडियम से। और इतना तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो। बहुत बढ़िया, लिखिए आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ionic bond is formed by transfer of electron from कहां से कहां? मेटल से। कैटायन से आयन नहीं मैडम, कैटायन तो बनता है कहां से कहां? फ्रॉम मेटल टू, हाँ, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और उसके बाद जितना समझ में आया एग्जांपल के साथ आप लिख लीजिए, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। दोस्तों मैं ज्यादा डिक्टेट करके लिखवाता नहीं हूं, ये आपको मेरे साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? मेरा काम है समझाना, आपका काम है उसको समझ के अपनी भाषा में खुद से लिखने का। अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो आप लिख पाएंगे, नहीं समझ में आया तो नहीं लिख पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अब आपकी इच्छा आपके ऊपर।
मान लो कभी सवाल आता है कुछ लिखा गया, मान लो ऐसे LIF NAF KF RBF CSF ऐसा लिखा गया, और वो आपसे पूछता है कि इनमें सबसे अच्छा आयोनिक कंपाउंड कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया। इसमें देखो कि अंतर कहाँ आ रहा है, अंतर आ रहा है कैटायनिक पार्ट, ये Li पॉजिटिव Na पॉजिटिव K पॉजिटिव Rb पॉजिटिव एंड, और कैटायनिक पार्ट मेटल से बनता, किससे बनता है, तो ज्यादा बढ़िया मेटल होगा तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा अच्छा बन पाएगा, और टॉप से बॉटम अगर मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर भी एकदम ताजा ताजा बड़ा फ्रेश कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो भैया टॉप टू बॉटम आने पर तो कौन जीतेगा, अगर मैं इनको अरेंज करूं किसके हिसाब से, आयोनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो क्या आप लोग ऐसे सवाल कर पाएंगे, पक्का नोट कर लो एग्जांपल को भी कि भैया आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे कंपेयर करना पता लग रहा है ना, कि हमें क्या चेक करना भाई, इसमें मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अपना काम मस्त हो जाएगा। आओ भैया बातचीत करें हम कौन से बॉन्ड की, कोवेलेंट 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 कोवेलेंट। ये बनता कैसे है इस पे तो हम कुछ देर में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप कहानी को समझिएगा, कहानी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि बनता कैसे है, कहानी क्या है इसके पीछे की, सब चीजों में हम बातचीत करेंगे। जब भी दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आएगा तो उनकी जो एनर्जी है वो कम होगी, हम ये बात सोचा करते आ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम क्या गेन करेगा, स्टेबिलिटी, और जब स्टेबिलिटी गेन होगी तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, दो पार्टिकल्स बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर, ये अलग शहर में, ये अलग शहर में, तो इनके बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं, कोई भी इंटरेक्शन, अच्छा इंटरेक्शन अगर नहीं है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, अभी जीरो, कोई इंटरेक्शन नहीं है भैया, तो ना ही पॉजिटिव होगी ना ही एनर्जी कितनी होगी। फिर मेरे भाई इनका आपस में संपर्क हुआ और ये पास आने लग गए, आने लग गए, आने लग गए, जितना ये पास आते जाएंगे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होते जा रही है, घट रही, एनर्जी क्या होगी, घटेगी ना यार। हमने अभी तो ये बात की कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो ये और पास एनर्जी घट रही है, 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 एक टाइम पे आके इनका बॉन्ड बन गया। क्या बन गया इनका आपस में? जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो उस केस में स्टेबिलिटी होती है मैक्सिमम, स्टेबिलिटी क्या होती है, और एनर्जी क्या हो जाएगी। और अगर ये उसके बाद और क्लोज अगर आए तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस में क्या चालू हो जाएगा, रिपल्शन। और रिपल्शन अगर चालू हो गया तो फिर से रिपल्शन विल कॉज इनस्टेबिलिटी और उससे एनर्जी क्या होगी, अचानक से बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई आपको कि स्टार्टिंग में दो थे, एनर्जी कितनी थी, जीरो, पास आ रहे एनर्जी क्या होती जा रही है, घटते जा रही है, एनर्जी क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। जब इनका बॉन्ड बन गया उस टाइम पे इनकी स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम, और एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और अगर उसके बाद भी इनको हमने और क्लोज करने की कोशिश की तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इसमें क्या चालू हो जाएगी, रिपल्शन चालू हो जाएगी, और रिपल्सिव फोर्स जो होती है वो हमारी स्टेबिलिटी को खराब कर देगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, इस बार बढ़ जाएगी। क्या ये समझ में आया आपको? चलिए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं एक बार, ये ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एनर्जी,
यहाँ पे आर है, आर आर सुनना ध्यान से, इसमें क्या है मेरे पास आर। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, कि भैया इन दोनों एटम्स के बीच की दूरियां जो है वो क्या है आर। तो स्टार्टिंग में आर ज्यादा है, मतलब कि एक एटम और दूसरे एटम में दूरियां भी क्या है ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी क्या होगी लगभग 0 के आसपास, फिर दोनों कहां आ रहे हैं नजदीक, दोनों नजदीक आ रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। आर क्या हो रहा है कम। आर कम होते जाएगा तो इनकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। और इस पॉइंट पर ध्यान देना, इस पॉइंट पर आने के बाद इन दोनों में अब क्या बन चुका है बॉन्ड। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं एनर्जी क्या है मिनिमम, एनर्जी क्या होगी हमारे पास मिनिमम। और अगर ये इसके बाद और हमने आर कम करने की कोशिश की तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस इसमें क्या चालू हो जाएगा और रिपल्शन चालू होगा तो एनर्जी घट से क्या होगी बढ़ जाएगी। तो क्या मेरे भाई ये ग्राफ का नेचर क्लियर हुआ आपको? तो क्या मैं सब बोल सकता हूं, टच नहीं करेगा इसको, क्या मैं सब बोल सकता हूं कि इस ग्राफ के इस वाले हिस्से में कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मेरे भाई इस ग्राफ के इस वाले हिस्से में कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है फोर्स ऑफ, क्या ये बात समझ में आती है कि इस वाले हिस्से में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वाले हिस्से में, और ये वो पॉइंट है, ये वो आर है जिस आर के लिए इनकी एनर्जी क्या है मिनिमम और स्टेबिलिटी क्या है मेरे भाई। तो जब इस आर पे जब इन दोनों न्यूक्लियस की जो दूरी है जिसको हम आर बोल रहे हैं इसको बोला जाता है मेरे भाई बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको बोलो। और हमने जो अभी कोवेलेंट रेडियस नापना सीखा था तो इसी डिस्टेंस को हम बार बार डी बोलते थे, आपको याद होगा क्या बोलते हैं इसको हम लोग। क्या ये पूरी कहानी समझ में आती है आपको? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जेईई एडवांस में सीधा सीधा सवाल कई बार उठ के आया है। और इस डायग्राम को पढ़ना कैसे होता है उल्टा, समझ में आ रही है? सीधा पढ़ने बैठोगे समझ में कैसे पढ़ना है उल्टा। जब दूरियां ज्यादा थी तो एनर्जी क्या थी लगभग, दूरियां कम होते गई तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते गया, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो भैया इनकी एनर्जी क्या हो रही है कम 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 कम। इस पॉइंट पे एनर्जी क्या हो गई एनर्जी मिनिमम, मतलब क्या बन चुका है इनके बीच में आपस में बॉन्ड। तब दोनों न्यूक्लियस की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, और उसके बाद और क्लोज अगर आए तो इनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या चालू हो जाएगा रिपल्शन। तो ये अगर तुमसे पूछता है कि इस फोर्स ऑफ रिपल्शन का जिम्मेदार कौन है तो क्या बोलोगे इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। क्या ये बात समझ में आती है? जिम्मेदार कौन है इसका इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। और उसके बाद मेरे भाई खट से एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। क्या एक चित्र क्लियर है आप लोगों को? बनाइए इस चित्र को। हो गया यहाँ तक? इसकी कहानी क्लियर है आप लोगों को? ग्राफ पढ़ना उल्टा है अपने को, ठीक है। पहले उन दोनों की दूरियां बहुत ज्यादा थी, फिर नजदीक आते गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते गया, बट एक समय के बाद वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाती हैं। चले आगे।
कोई दिक्कत इसमें? ठीक चले। जीरो से ना स्टार्ट होना चाहिए था सर। इस साइड आप वही जीरो रहता है स्टार्टिंग में एनर्जी। हाँ तो जीरो जाता रहा है। सर वो ऐसे टच भावना समझ ही नहीं रहा है रोंडा, बताओ है कि नहीं भाई? समझना चाहिए भावना उसको, बताओ। चलिए अब हम बात करेंगे, सुना ध्यान से। अब मैं आपको ना काफी कुछ सिखाऊंगा और अब लगभग हम लोग अगले कुछ क्लासेस तक सिर्फ एग्जाम्पल्स की ही बात करते रहेंगे। कम से कम लगभग 50-60 एग्जाम्पल या हो सकता है उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग क्लास में करेंगे। आप लोगों को मौका भी दूंगा मैं अपना टैलेंट दिखाने का यहाँ पर आके, ठीक है। लेकिन जब इन एग्जाम्पल्स को करेंगे ना हम लोग, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी एक कॉपी में 4 से ज़्यादा, एक पेज में 4 से ज़्यादा एग्जाम्पल ना लिखें, क्योंकि उस एग्जाम्पल को हम लोग जैसे बॉन्डिंग ना 3-4 थ्योरीज है, मैं नाम बताता हूँ, हम पढ़ेंगे सबको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है, उसके बाद हाइब्रिडेशन थ्योरी है, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो लगभग सेम एग्जांपल्स बार-बार आएंगे, बार-बार। तो अभी इस थ्योरी जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी होगा इसको। उसी के एग्जांपल्स बार-बार हर थ्योरी में दोबारा आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अपना एक पेज है तो उस एक पेज में यहाँ एक नाम, यहाँ 2 नाम, यहाँ 3 नाम, यहाँ 4 नाम लिख दीजिए। और जो हम लोग इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे उसको सिर्फ इस वाले हिस्से में लिखिएगा, फिर दूसरी थ्योरी में इस वाले हिस्से में, तीसरी थ्योरी में इस वाले हिस्से में। समझ में आ रही है आपको? तो एक पेज में 3 या 4 एग्जांपल बस। कॉपी में नोट्स बनाने में कंजूसी मत करिए, और जब उसके बारे में लिखेंगे तो इतने हिस्से में आज खत्म कर देना, क्योंकि ये हिस्सा हमने नेक्स्ट थ्योरी के लिए रिजर्व रखा हुआ है। बात क्लियर है आप लोगों को? मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स को क्लास में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने नोट्स में एक पेज में सिर्फ कितने एग्जांपल लिखने हैं आपको? 3 या 4। खुला नोट्स बनाओ एकदम बढ़िया तरीके से। नोट्स बनाने में कंजूसी नहीं करना, एकदम बढ़िया तरीके से बनाना नोट्स। इससे क्या, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको इसकी सारी चीजें विजुअलाइज हो रहेंगी। इसमें मैं आपको कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसमें बहुत सारे लोग फॉर्मूला बता के चीजों को निकालना सिखाते हैं, बट हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हम आराम से बिना किसी फॉर्मूले के सब कुछ निकालना सीखेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जो टॉपिक है, टॉपिक डालिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक पेज में 3 से 4 एग्जांपल बस, एकदम खुला बनाइएगा चीजों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी जो एग्जांपल्स मैं कराऊंगा वो तो बहुत सिंपल वाले एग्जांपल्स हैं। इनमें आप 3, 4, 5, 6 एग्जांपल एक पेज में कर सकते हैं, कुछ खास नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर? तो लुईस बाबा के नाम, मतलब लुईस जो है बाबा का नाम है, और उन्होंने कंसेप्ट दे दिया। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बातों को सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो मैं कोई भी एलिमेंट लिखता हूँ, कोई भी, मान लो अगर हम पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट पकड़ते हैं, जैसे मान लो मैंने कार्बन लिखा, तो कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14 ग्रुप में। तो अगर मेरे भाई कार्बन 14 ग्रुप में आता है तो उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। 15 वालों के 5, 13 वालों के 3, 16 वालों के 6, 17 के साथ 18 के 8। पढ़ रखा है अपन ने ऐसा। तो मेरे भाई कार्बन ग्रुप 14 में आता है तो अपन को कार्बन के आसपास 4 डॉट दिखाने, क्या दिखाने का? बस 4 डॉट, इतना ही करना है। तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? इसमें लड़कियों को डाउट आता है, लड़कियां बोलती है सर कौन सा डिजाइन अच्छा है? तो बेटा कैसा भी डिजाइन बना दो, सब डिजाइन चलेगा यहाँ पर, टेंशन नहीं लेना कि कौन सा डिजाइन बनाए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कार्बन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मेरे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने, इतना ही काम करना है। क्या समझ में आ रही है? अच्छा सपोज मैं लिखता हूँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आ रहा है? तो 3 से काम करना है, 13 में। तो उसके आसपास कितने धब्बे रहेंगे? 3 धब्बे दिख जाएंगे अपने को। मान लो मैं बात करता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है? 15। याद आ रहा है आप लोगों को? तो भैया 15 के आसपास कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन किसी ग्रुप में नहीं आता, सोचने मतलब जाना मेरे भाई। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 1s1 थी, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1। क्या बात समझ में आती है? मान लो मैं लिख देता हूँ हीलियम, हीलियम ग्रुप 18 में आता है, कि होते 2 ही है इसके आसपास, है कि नहीं? तो यहाँ 2 लिख दिए मैंने, कोई दिक्कत इसमें?
क्या ये भावना समझ में आ रही है? मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर सल्फर कितने होंगे इसके आसपास 6, क्योंकि सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? तो बस इसी चीज को हमारे इस बाबा ने क्या बोल दिया, लोइस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब उस कंपाउंड में या उस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपन ने बनाना सीख लिया। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ 4, 3, 7, 8 एग्जाम्पल कराए, इनको फटाफट नोट करिए। तो सिंपल, तो एक लाइन नोट कर लेना, इसकी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, एक लाइन में 8 एग्जाम्पल से लो फटाफट, एक के नीचे एक करके कर लो। कैसे भी करना है, बस आपको लोविस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इतनी बात आपको याद रखनी है बस। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अभी हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है। कुछ बातों का आपको एकदम ध्यान रखना, वो क्या क्या बातें हैं। हाइड्रोजन का सपना होता है कि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। क्या कंप्लीट हो जाए उसका? डुप्लेट। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? एक। क्या सपना है उसका? डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। क्या बात समझ में आती है? तो दूसरी चीज, मैक्सिमम एलिमेंट्स के बारे में जो हम बातचीत करेंगे, उनको अभी भी अपने ऑक्टेट से मतलब है। किससे मतलब है? ऑक्टेट से ही मतलब है। मैं भी चर्चा करूंगा आप लोगों से। और एक और खास बात, हमने देखा कि आयोनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब? जैसे मान लो, जैसे इन मैडम के पास 10 रुपए है और इन मैडम के पास में कितने रुपए हैं? 10 रुपए, और दोनों मैडम एकदम चड्डी बडीज, बचपन के यार है, ठीक है। अब मैंने मैडम के पास गया कि मैडम आपके पास कितने रुपए हैं? तो मैडम ने जवाब दिया कि मेरे पास 20 रुपए हैं। क्यों बोला ऐसा? मैडम ने बोला कि जो उसका पैसा वो मेरा पैसा, और जो मेरा पैसा वो भी मेरा पैसा। तो कितने रुपए होंगे मैडम के पास? 20। इन मैडम से पूछा मैंने कि मैडम आपके पास कितने रुपए हैं? इन्होंने भी क्या जवाब दिया कि 20। इन्होंने बोला भैया कि उसका पैसा मेरा पैसा, और मेरा पैसा भी मेरा पैसा। इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पास 20 और 20 40 रुपए हो गए, नहीं। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि दोनों ने अपने पैसे को शेयर कर रखा है, दोनों का उस पर बराबर हक है। क्या बात समझ में आती है? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आप लोग कॉलेज जाएंगे, आईआईटी जाएंगे, तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था आईआईटी में, तो वहाँ क्या हुआ कि मेरा रूम पार्टनर जब एक नई टी शर्ट लेके आता था तो मैं भी खुश होता था। जब मैं नया जूता लेके आता था तो वो भी खुश होता था कि नया जूता कमरे में आया है। मेरा नंबर था 10 नंबर, उसका नंबर था 9 नंबर, वो जानबूझ के 10 नंबर जूते खरीदता था, वो भी कि भैया उसके काम भी आ जाए, और डबल मोजा करके पहनता था उसमें, वो 2 मोजे फंसा के। टी शर्ट, भैया टी शर्ट में मेरा एल साइज था, उसका एक्सेल साइज था, बहुत बढ़िया था, खाने पीने वाला इंसान था। तो फिर मैं भी एक्सेल लेता था कि भाई मेरे भी आ जाए और उसके भी आ जाए। ये अलग बात है कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत पतला था, तो मेरे दोस्त बोलते थे कि पापा की टी शर्ट में घूम रहा है क्या? मैं बोला यही मान ले भाई, अपना रूम पार्टनर खुश रहना चाहिए। तो शेयरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। तो शेयरिंग लाइफ में बहुत जरूरी है। और यहाँ पर भी जो हमारे एलिमेंट्स अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं वो किससे करते हैं? शेयरिंग से ही करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि भैया जिसको जितना चाहिए उन्होंने आपस में मिल बांट के शेयर कर लिया, और जो शेयरिंग वाला हिस्सा है वो दोनों में काउंट हो रहा है कि नहीं? कि इनके पास भी 10 था, इनके पास भी 10 था। जब मैंने इन मैडम से पूछा तो जवाब क्या दिया उन्होंने? 20, क्योंकि इन्होंने शेयरिंग वाला भी अपने में ही काउंट किया। जब मैंने इनसे ही पूछा कि आपके पास कितना है, तो इन मैडम ने भी कितना बोला कि मेरे पास में कितना है? 20 ही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जो शेयरिंग वाला हिस्सा है वो दोनों में काउंट होता है। तो जहां आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड टॉपिक डाला था ना, वहां ब्रैकेट में लिख लो फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है मेरे भाई। ठीक है, अब इसे यहां देखिए, मैं यहां बात कर रहा हूं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। ये कैसे बना होगा थोड़ा सा इस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आराम से मेरी भावनाओं को समझिए कैसे बना होगा, सोचते हैं बात करके। तो मेरे भाई एक हाइड्रोजन ये अपने जीवन में हताश, उदास और निराश है। ये दूसरा हाइड्रोजन ये भी अपने जीवन में हताश, उदास और निराश है। इसको किसकी तलाश है कि काश कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मेरा बचपन का सपना था कि मेरा डुप्लेट पूरा हो जाएगा, मैं जीवन में बढ़िया काम कर लूंगा। इसका भी क्या सपना है कि भैया मुझे किसी का मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका सपना भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हम केमिस्ट्री वाले हैं, हमारा काम है लोगों के सपनों को पूरा करना, हमने इनके सपनों को पूरा कर दिया।
तो जब मैंने इसे सर्कल बनाया, इसका मतलब है कि ये शेयरिंग वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? अब मैं इस H के पास आया, मैंने इसे पूछा भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? इसने जवाब दिया 2। कितने इसके पास? क्योंकि जो शेयरिंग वाला है, जो शेयरिंग वाला है वो दोनों में काउंट होता है। क्या हो, जल्दी बोलो। शेयरिंग वाला, शेयरिंग वाला। तो इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो। इसके पास कितने? ये भी खुश, ये भी खुश। क्या बात समझ में आती है? तो भैया इस चीज को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि भैया ये बॉन्ड वाला इस H ने इस H को देखा, इसने इसको देखा, क्योंकि बॉन्ड बन चुका है और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हैं? 2। तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड पेयर या फिर वन बॉन्ड पेयर। क्या बात समझ में आती है? क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड पेयर या फिर सिंगल बॉन्ड पेयर। ठीक है। अच्छा, इस सिंगल बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिंगल लाइन। ठीक है। बार बार 2 डॉट बनाना, गोले घुमाना, उससे सन केमिकल खींच दे, एक लाइन खींच दे। इस लाइन में अंडरस्टूड है कि एक हिस्सा किसका होगा? इस H का, एक किसका होगा? इसका होगा। और जब हमने एक लाइन खींची, इस एक लाइन को बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा देखते हैं ना, मैंने यहाँ लिखा O2। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? अब तुम खुद फील करो चीजों को, खुद से फील करना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है मेरे भाई? किसमें? जल्दी बोलो। तो इसका मतलब इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 2 3 4 5 6। कितने और चाहिए इसको? 2 और की तलाश है। ये रहा मेरे भाई दूसरा ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5। इसको भी कितनी तलाश है? इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, बोला आओ गुफ्तगू करते हैं। और मेरे भाई यहाँ देखिए, अब मैं इसो के पास आया, मैंने बोला ओ ये तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? क्या बोलेगा अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। शेयरिंग वाला दोनों में काउंट होता है। क्या ये बात समझ में आती है? yes, मैं इसके पास भी आया, मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन हो गए तुम्हारे पास? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और 8। पक्का? yes, दिख गया आपको इसके? और इस बार मुझे बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़े होते हैं भाई। जोड़े गिनने तो आते हैं। तुम्हारा नहीं बना अलग बात है, लेकिन जोड़े गिनने तो आते हैं भाई। कितने जोड़े हैं यहाँ पर? 2। तो इसको बोलेंगे 2 बॉन्ड पेयर। क्या बोलते बोलो? और मेरे भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट, जिनकी किस्मत में बॉन्ड बनाना, अपने आप के बारे में सोचो। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। इनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हो? लोन पेयर। अलोन, लोन जो जीवन में अकेला, हताश, उदास और निराश हो, इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। सोचो इसके पास भी जोड़ा है लेकिन पेयर बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग? तो हमारे पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 4। तो इनको बोलते हैं प्यार से लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको? लोन पेयर। और O2 के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं? लिख रहा हूं देखो 2BP। BP मतलब बॉन्ड पेयर। और लिख रहा हूं भाई 4 LP। LP मतलब लोन पेयर। और यहाँ देखो, यहाँ पर O और O के बीच में डबल डंडी दिखाएंगे इस बार। तो डबल डंडी मतलब भाई साहब सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल डंडी मतलब हाँ इतना सोचना नहीं है भाई। डबल बॉन्ड यहाँ डॉट डॉट दिखा दिया तुमने, कोई दिक्कत इसमें? अब मुझे पक्का यकीन है तीसरा एग्जाम्पल तुम्हारे मन से फूट फूट के बाहर निकलेगा। आओ N2 की बात करें। अब मुझे बताओ N कौन से ग्रुप में आता है? 15। किसमें? 15। तो उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 ठो। क्या ठो? 1 2 3 4 5। कितने और चाहिए इसको? 3 और चाहिए, क्योंकि सपना क्या है इसका? ऑक्टेट पूरा करने का। दूसरा N हमारा काम है दोनों को आपस में मिला देना। आओ इनको मिला दें, आओ मिला दिया अपन ने। अब मैं इस N के पास गया, मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितने हैं? देखो 6 को यहाँ पर, क्योंकि शेयरिंग वाला दोनों में काउंट होता है। तो 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? इससे मैंने पूछा तुमको कैसा लग रहा है? इस तरह से 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, जीवन सफल हो गया मेरा। पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। और यहाँ मुझे बताओ कितना बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड पेयर? 3। तो लिख रहा हूँ 3 बॉन्ड पेयर। पक्का? लोन पेयर बोल दो 2। एक ठो ये, एक ठो ये, तो 2 लोन पेयर। और इसको शो हम लोग करते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बात समझ आती है? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कुछ टाइम बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रपल बॉन्ड।
उसमें कितने बीच में आ जाएंगे? 4। तो पढ़ेंगे, वो बाद में आएगा। अभी सिंगल, डबल और ट्रिपल, क्या ये सीन क्लियर हुआ? नोट किए तीनों एग्जांपल्स को। इसमें जगह छोड़ देगा राइट साइड में। नहीं, इसमें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है भाई मेरे? चलो ठीक, नोट कर चलो फटाफट। अब मेरे भाई थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं BeCl2, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या नाम है मुझे? तो अब वो एग्जांपल चालू हो चुके हैं जहां आपको एक पेज में सिर्फ 3 से 4 एग्जांपल ही करने हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई BeCl2 की, ठीक है? तो BeCl2 सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बातों को सुनेंगे और समझेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने अपने बचपन में CH4 की फोटो जरूर देखी होगी। कुछ इस तरीके से होती है ना? मेरे भाई, जिस चीज को हम बीच में लिखते हैं, जिसको प्यार से बोलते हैं सेंट्रल एटम, क्या जल्दी बोलो, और जो उसको चारों दिशाओं से घेर रहा है, इसको बोलते हैं सराउंडिंग एटम। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। ये क्या होता है? जल्दी बोलो। ये क्या होता है? तो बीच वाले को क्या बोलते हैं? बाकी वालों को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है मेरे भाई सेंट्रल एटम को ढूंढना। किसको ढूंढना? यहां मैंने लिखा CH4, मैंने बोला सेंट्रल एटम को पता लगाओ, तो तुमने क्या बोल दिया? कार्बन। तुम्हें कैसे पता लगा कार्बन सेंट्रल एटम है? एकदम लॉजिकल सेंस लगाना, सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन, मेरे भाई हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट ही पूरा करना है, तो उसकी किस्मत में सिर्फ कितने बॉन्ड बनाना? एक। और सेंट्रल एटम का कर्तव्य ये है कि वो आसपास खूब सारी चीजों को बांध के रखे। जैसे यहाँ कार्बन ने चारों H को बांध कर रखा हुआ है। क्या बात समझ में आती है? तो ये सेंट्रल एटम का कर्तव्य है सबको बांध कर रखना, मतलब उसको बहुत सारे बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो क्या हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम हो सकता है? हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। बात समझ में आ गई? तो कौन होगा सेंट्रल एटम? और लॉजिकल सेंस के बारे में सोचो, जो गिनती में कम हो, जो गिनती में उसी को बीच में आना पड़ेगा ताकि बाकी लोग उसके आसपास आ सके। तो CH4 में गिनती में कौन कम है? किताब की लैंग्वेज में लिखा होता है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? अब कार्बन और हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिखा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, तो उसकी किस्मत में सेंट्रल एटम बनना नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम को तो बहुत सारे बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। बात समझ में आ रही है? तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेंट्रल एटम। अपने को इतनी मगजमारी नहीं करनी, हमारा काम क्या है? जो गिनती में कम हो वो सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ CH4 लिखा था, कौन होगा सेंट्रल एटम? तो मैं चर्चा करूंगा, दोबारा उस पर आऊंगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? BeCl। एकदम मजे से ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो मेरे भाई। दूसरा नियम सुनना ध्यान से। ये जो सेंट्रल एटम है, क्या आपको ऐसा देख के फील लग रहा है कि ये चारों H सेंट्रल एटम के दरवाजे पर आए थे अपने आप को खुश करने के लिए? है कि नहीं? ये सराउंडिंग एटम किसके पास आ रहे हैं? कार्बन के पास, कि भाई हमारा डुप्लेट पूरा कर दो। तो भैया हम भारतवासी हैं, हम लोग बोलते हैं कि भैया मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है।
तो भैया हमें हमेशा हमेशा सराउंडिंग एटम को खुश करना है। किसको खुश करना है हमेशा? सेंट्रल एटम खुश हो रहा हो नहीं हो रहा हो, दर्द में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसको खुश करना है? क्योंकि भैया हमारे दरवाजे पर कौन आया? सराउंडिंग एटम, और उसको हमें अतिथि को खुश करके बेटा भेजना है। कोई दिक्कत इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर आ रहा है? अब यहाँ देखिए BeCl2 लिख रहा हूं, जल्दी बोलो। BeCl2 सेंट्रल एटम बता दो मुझे, जल्दी बता दो। तो मैंने लिखा बेरिलियम, बेरिलियम के आसपास कै ठो इलेक्ट्रॉन? 2 ठो। बेरिलियम कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 2। बेटा वांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो भैया बेरिलियम कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 2 में। इसके आसपास कितने हो गए? 2 ठो। और क्लोरीन को तुम पहचानते हो, ग्रुप 17, इसके आसपास कितने होने वाले हैं? 7। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 दिखाई दिया आप लोगों को। क्लोरीन को कितने की चाहत है? एक और, उसका अट्ठा पूरा, जीवन में एकदम खुश। तो भैया इस क्लोरीन ने 1 को ले लिया, दिखाई दिया आप लोगों को। और मेरे भाई इस क्लोरीन को देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना ले लेगा? तो अगर मैं इसकी दूसरी फोटो बनाऊं तो क्या आप देख पा रहे हैं? BeCl, और इस Cl के पास 3 ठो लोन पेयर, इस Cl के पास में 3 ठो, तो BeCl2 में टोटल लोन पेयर्स। अब जो मैं कंपाउंड दूंगा उसमें आपको 2 तरीके से लोन पेयर लिखने हैं। एक सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं? 0। टोटल लोन पेयर लिखना है 3 3 6। कोई दिक्कत है यहां पर? करना आ गया यहां तक? और एक चीज और लिखनी है, सुनना ध्यान से। ये कंसेप्ट हम उसे पढ़ेंगे कुछ समय बाद। सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड मैं बताऊंगा आपको, बाद डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को? हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना मत। मेरा नाम बता रहा हूं, इसके नाम से बस मिल रहे हैं हम लोग। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा। डबल बॉन्ड में सुनना ध्यान से, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। एक सिग्मा होता है और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाओ, एक सिग्मा और 2 पाई। सिग्मा हमेशा एक ही होगा, सिग्मा हमेशा। तो सिंगल बॉन्ड में, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में 2 पाई। क्या ये कहानी क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो यहाँ मुझे बताओ, आपने BeCl2 का ऐसे फोटो बनाया है यहाँ पर, ये कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? ये भी कैसा बॉन्ड है? सिंगल माने सिग्मा, सिंगल माने सिंगल माने, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, कैटो सिग्मा। तो भैया अगर मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की गिनती लिखूं कि सेंट्रल एटम में कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर? 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या क्या करना पता लग रहा है? अब थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो आज CH4 की फोटो बनाने में। किसकी फोटो बनाने में? हेल्प करोगे थोड़ी सी? आओ देखते हैं। CH4 सेंट्रल एटम कौन? जल्दी बोलो, कौन है? कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? कौन से ग्रुप में? मतलब कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो 1 2 3 4 दिख गया आप लोगों को। अब इसके बाद सराउंडिंग एटम को लेके आओ, कौन आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सपना क्या है? मिल गया, खुश। ये रहा दूसरा एच, सपना क्या है? डुप्लेट, ये भी खुश। ये रहा तीसरा एच, सपना क्या है? डुप्लेट, ये भी जीवन में खुश। और मेरे भाई ये रहा चौथा। तो इस सी ने एक यहाँ बॉन्ड बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, और चारों सिंगल बॉन्ड है। चारों कैसे बॉन्ड है? तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें मुझे सेंट्रल एटम के लोन पेयर बता दो, जल्दी बोलो। 0 पक्का? अरे पक्का पक्का? टोटल लोन पेयर बोल दो, पक्का? और मैं अगर आपसे पूछ लूं कि सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम पे कै ठो? 4 ठो। देखें आप लोगों को ये काम करना आ गया, सबको आ गया? नोट करो इसको। और मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ कंपाउंड्स दूंगा जिनकी आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक पेज में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 एग्जांपल इतने लिखने वाले, ठीक है? क्योंकि इन पर हम दोबारा आएंगे, तिबारा आएंगे, कम से कम 3 बार तो आएंगे। अच्छा एक और देख लो पहले, उसके बाद नोट करना। यहाँ देख लो, तो मैं तुम्हें होमवर्क की लिस्ट दे दूंगा। SO2 क्या लिखा है? लाओ SO2 सेंट्रल एटम। अपने आप फील आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं भाड़ में, जो गिनती में कम है बस। जब हम फंसेंगे, जब मान लो 2 चीजों की संख्या सेम आ जाए, तो हम अपने रूल पे आ जाएंगे। वरना अपना रूल जिंदाबाद कि जो गिनती में कम है वो क्या है वाला? SO2। तो सेंट्रल एटम कौन?
भैया इसके कौन से ग्रुप में आता है? तो इसके आसपास कितने? 6 ठो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो। दिख गया आप लोगों को? सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ये मैंने बनाया ऑक्सीजन, इसके आसपास कितने? 6। मुझे बता दो इस ऑक्सीजन की चाहत क्या है? कितने और? अरे कितने और? 2 और। इसने 2 ले लिए, देखो ले लिए यहां से। ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। इसकी भी चाहत क्या है? 2 और। इसने भी ले लिया ऐसे। और मैं इसकी फोटो बना रहा हूं यहां पर। एस एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, है ना? ऐसे बन जाएगी। और इस रो में कितने लोन पेयर है? 2। इसमें कितने हैं? डबल बॉन्ड है। डबल में एक सिग्मा और एक क्या होता है? एक सिग्मा और एक सिग्मा और एक। तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा। मैं आपसे पूछता हूँ सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड कितने? दिख गए आप लोगों को? मैं आपसे पूछता हूँ कि सेंट्रल एटम के लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? SO2 में एस पे 1 लोन पेयर है मेरे भाई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 2 आजू में, 2 बाजू में और एक ऊपर। टोटल कितना होगा? 2 2 4 और 1 5। क्या निकालना आ गया?